नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां साइबर सिटी में फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 480 नए मामले सामने आए हैं। तो बीते 3 दिनों में 1300 मरीजों की पुष्टि हुई है और गुरुग्राम में मौजूदा वक्त में 1600 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। तो साइबर सिटी में एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ने लगे हैं और इस बार पिछले 24 घंटे में 480 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और बीते 3 दिनों में 1300 मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में मौजूदा वक्त में 1600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो जो कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, एक बार फिर से अब उसमें तेजी आई है और पिछले 24 घंटे में 480 नए कोरोना के केस मिले हैं। अकेले गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 1600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 3 दिनों की बात कर ली जाए तो पिछले 3 दिनों में 1300 कोरोना के एक्टिव केसों की पुष्टि हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रवीण शर्मा, ब्यूरो चीफ, गुरुग्राम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रवीण, लगातार फिर से गुरुग्राम में साइबर सिटी में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है ये और ज्यादा पीक पर जा सकता है, और ज्यादा तेजी के साथ आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ेंगे? जी बिल्कुल विवेक, देखिए एक बार फिर से गुरुग्राम जो है कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। और जो अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि पिछले 3 दिनों में 1300 केस आए हैं, मतलब ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल जो 406 केस आए थे, अगर आज उसकी बात करें तो 480 केस जो है आज कोविड के आए हैं। और जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि ये केस आगे फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है उसी का खामियाजा है कि ये केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि लगातार अपील कर रहा है कि आप कोरोना को ये मत मानिए कि वो आपके बीच से चला गया है। आज भी जब हमारी सिविल सर्जन गुरुग्राम से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि कोरोना हमारे बीच में ही रहेगा, लेकिन हमें इसको सावधानी बरतते हुए हराना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो रहे हैं और ना तो वैक्सीन लगा पा रहे हैं, ना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उन पर भी लगातार इस तरह की एक्टिविटी देखी जाती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से चौथी लहर की दस्तक जो है दिखाई दे रही है। और गुरुग्राम इस वक्त जो है मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा का जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। और अगर हम नहीं चेते तो लगातार ये केस बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बीच गनीमत की बात यह है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत कम है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसमें जो मैक्सिमम केस हैं वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर रखे हुए। सिर्फ अगर हम बात करें 1600 केस में से 11 लोग ही फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, बाकी लोग होम आइसोलेशन में ही अपना इलाज करा रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, सवाल ये भी है कि जिस तरह से होम आइसोलेशन के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, ये अच्छी पिछले अगर दूसरी लहर के मुकाबले बात की जाए तो ये राहत के लिए खबर है, राहत भरी खबर है। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं और जो मृत्यु दर है, क्या किसी ऐसे शख्स की मृत्यु, कोई ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई? और जो बाजारों में जो लोग लापरवाहियां बरतते हुए दिखाई दे रहे प्रशासन की, उसके खिलाफ क्या तैयारियां हैं? जी देखिए विवेक, प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनका कहना है कि कोरोना हमारे बीच से अभी नहीं जाएगा। जिस तरह से हम और अगर वायरल की बात करें, जिस तरह से डेंगू है, मलेरिया है या वायरल फीवर है, वो हमारे बीच आज भी मौजूद है। मलेरिया को लेकर और डेंगू को लेकर हम लगातार सावधानी बरतते हैं। जब मानसून का सीजन आता है तो हम छिड़काव करते हैं और मच्छरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वही चीज हमें जो है कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो है उसको अपनी सामाजिक दिनचर्या में शामिल करना होगा, अगर हमें इस महामारी से मुकाबला करना है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि कोविड अभी हमारे यहाँ से चला जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। हम लोगों को डरा नहीं रहे, लेकिन एक बात की साफ तौर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना अभी नहीं जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, WHO का कहना है। लेकिन हमें अगर इससे बचना है तो हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपने सामाजिक जीवन में शामिल करना होगा, ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग मास्क नहीं लगाते और जब उनको मास्क लगाने की बात की जाती है तो उसको हंसकर उड़ा देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है। जिस तरह से आज ही हमारी बात सिविल सर्जन गुरुग्राम से हुई तो उनका साफ कहना है कि बूस्टर डोज को लेके बड़े मतलब
माइनस परिणाम आ रहे हैं कि लोग बूस्टर डोज को लेकर जागरूक नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर उनसे अपील कर रहा है कि आप अपनी बूस्टर डोज लगवाइए ताकि आप इस बीमारी से बच सके। तो जागरूकता से इस बीमारी से हम मुकाबला कर सकते हैं। और जहां तक मोर्टेलिटी की आपने बात की है विवेक, अभी तक गुरुग्राम में ऐसा कोई केस नहीं आया जो हम अगर तीसरी और चौथी लहर की बात करें कि किसी की मृत्यु हुई है, क्योंकि ये अब उतना सीवियर नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों को पहली या दूसरी डोज लग चुकी है। उसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर लोगों को मिल रहा है। और प्रशासन और हमारी भी अपील है कि आप अपनी सेकेंड डोज और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं ताकि आप इस महामारी से लड़ सके। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिना सरकार की सख्ती के अपनी जीवन शैली में शामिल करें ताकि इस महामारी को हम हरा सकें। जी विवेक। ठीक है प्रवीण जी, जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है, कई ऐसे इलाके होते हैं जहां शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, तो क्या ऐसे में जो जिला प्रशासन है उसके तरफ से कोई खास तैयारियां हैं या कोई इस तरह की किसी विषय पर चर्चा की जा रही है कि आखिरकार कैसे लोगों को फिर से जो है अनुशासित किया जाए, किस तरह से लोगों को कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करवाया जाए? जी विवेक, देखिए अभी जो सरकार की ओर से इस बारे में लेकर कोई सख्ती नहीं जारी की गई है, कोई ऐसे निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जिला प्रशासन एक सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए जरूर अपील कर रहा है कि आप जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि सख्ती करने के मूड में प्रशासन नहीं है। क्योंकि पिछले अगर हम बीते 2 साल की बात करें तो उस सख्ती के दौरान लोगों को काफी नुकसान हुआ है। चाहे रोजगार की बात करें, चाहे उनकी नौकरियों की बात करें, तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है लोगों को। और प्रशासन नहीं चाहता कि अब वो दोबारा सख्ती करे और इस तरह की संभावनाएं दोबारा से जो है लोगों को झेलनी पड़े। लेकिन प्रशासन ये जरूर अपील कर रहा है, चाहे वो संचार माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो सरकार की एजेंसियां हैं वो हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप अपनी दिनचर्या जरूर करें, अपने काम जरूर करें, लेकिन अब नियमों की पालना करते हुए करें। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हम मास्क का प्रयोग करें, अगर आप घर आ रहे हैं तो हाथ धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियों को बरतकर आप जो है कोविड से मुकाबला कर सकते हैं। और लेकिन जो एक लोगों में भ्रम है उसको भी आज जो है स्वास्थ्य विभाग ने क्लियर किया है कि कुछ लोगों का मानना है कि प्रवीण शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास वापस लौटेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव सीएमओ हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से लगातार फिर से कोरोना के केस गुरुग्राम में बढ़ने लगे हैं, गुरुग्राम पूरे हरियाणा में एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। 480 केस मिले पिछले 24 घंटे में। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो क्या व्यापक तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि जो ज्यादातर केस है वो होम आइसोलेटेड है? हाँ बिल्कुल, पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो 400 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल मिलाकर अभी 1606 यानी 1606 हमारे पास एक्टिव केस हैं और 15 के अलावा बाकी सभी होम क्वारंटाइन में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी हमारी टीम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रही है या इनके साथ है, इनमें से ऑलमोस्ट 99% लोग जो ऐसे हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं या जो कोई माइल्ड सिम्टम था वो उनको ठीक हो चुका है। तो अभी तक हालात कोई ऐसे चिंताजनक नहीं है। और जो हॉस्पिटलाइज्ड केस हैं उनमें भी वो लोग हैं जो अपना कोई दूसरा इलाज कराने के लिए गए थे और कोइंसिडेंटली उनको कोविड के जो है या आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। ठीक सर, जो लोग होम आइसोलेटेड है उन तक किस तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है? जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है जो लगातार काम कर रही है, तो किस तरह से निगरानी की जा रही है? हमारी जो सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनके साथ एएनएम और आरबीएसके की जो स्कूल हेल्थ की हमारी टीम, आयुष के जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ हम जिनको बोलते हैं, वो प्रतिदिन इन लोगों के साथ आइदर टेलीफोनिकली और जिनको कोई सिम्टम है उनके साथ इन पर्सन जो है उनको देखा जाता है। और अगर जरूरत पड़ती, क्योंकि पहले केसेस में सीवियरिटी थी तो उनको कोविड के लिए किट या मेडिसिन की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि मेजोरिटी के सिम्टम्स 2 या 3 दिन में ही इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग अभी जो है कोई मेडिसिन की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन हमारी टीम जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करती है, न केवल मरीज बल्कि उसकी फैमिली का भी टेस्ट भी करते हैं और उनके लक्षण भी देखते हैं प्रतिदिन। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमसे। तो प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, जिस तरह से मैं अभी हम सिविल सर्जन को भी सुन रहे थे कि लगातार जो है जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सीवियरिटी नहीं है,
कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अपनी वैक्सीन की पहली और दूसरी और बूस्टर डोज लगवा ली तो उनको कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये उनका सिर्फ भ्रम मात्र है। साफ तौर पर जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो ये कह चुके हैं कि आपकी डोज लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, और आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है उसके बावजूद आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपको फिर भी कोरोना हो सकता है। हालांकि उसमें खुशी की बात यह है कि आपको उसकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इस भ्रम में ना रहें। अगर आपने कोविड की वैक्सीन भी लगवा रखी है, आपकी बूस्टर डोज भी लग चुकी है, उसके बावजूद आपको सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क का आपको प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम इस महामारी को जो है मात दे पाए। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बाजारों में और जो शादी ब्याह और जो पिछले दिनों गए हमने देखा, वहां पर साफ तौर पर जो कोरोना नियम है उनकी धज्जियां उड़ती दिखाई दी, क्योंकि जो सरकार की ओर से कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी फिलहाल जो है इन नियमों को वापस ले लिया था। लेकिन अपील लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कर रहा है कि आप, बेशक सरकार ने नियमों को वापस ले लिया, लेकिन आप जो है इन नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है प्रवीण शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वहीं एसीपी क्राइम ने बताया कि साइबर थाने में शिकायत मिली थी कि पालम बिहार के कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में, और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे एसीपी साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंद्र एसएचओ साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की, तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में, तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे। वहीं सोनीपत के 20वां मील पर स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ पर हालात बद से बदतर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीनों से हाईवे का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन 20वां मील पर मौजूद अवैध कॉलोनियों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसके चलते सीवरेज की भी वहां व्यवस्था नहीं है, और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गलियों और स्टेट हाईवे पर गंदा पानी लग जाता है, जिसको लेकर के मौके पर बदहाली के आलम है, और स्थानीय दुकानदार, जिला प्रशासन समेत हर दरवाजे पर लोग अपनी अर्जी लगा चुके हैं, गुहार कर चुके हैं, लेकिन HIDC और PWD विभाग एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का मामला बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। समस्या रोड की है जी, पानी इतना बढ़ जाए। मीट मार्केट जो है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन लगा ली है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ना ये मानते हैं, मुर्गे मच्छी काटते हैं, रोड पे फेंक दे, नाले में फेंक दे, नाला बंद हो जाता है। नाला बंद होने के कारण रोड पे पानी भरता है। पानी भरता है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है। बारिश आएगी तब तो बुरा हो जाएगा। बारिश आएगी तो गाड़ी ना निकले यहाँ से। अब पूरा पानी भरा रहता है, आने जाने में पूरी प्रॉब्लम रहती है, बदबू आती है। देखो पूरा कचरा ही कचरा बना है। तो क्या समस्या है, किस तरह का पानी है? समस्या साहब, ये जो अवैध कॉलोनियों में से जो पानी आता है
नाले भरे पड़े हैं, उनमें से पूरा ओवरफ्लो हो गया हमारे रोड पे आकर। है जी, सब जगह धक्के खा लिए हैं। एसपी के डीएसपी के सारा काम कर लिया है। 60-70 लाख की दुकान है। सेक्टर 14 में भी इतनी महंगी दुकान नहीं है। काम धंधे वैसे ही नहीं है, सारा पानी भरा हुआ आपको देख रहे हो। अब जिससे दुकान से रेट पूछ लो, बड़ी मुश्किल से लोन लेकर दुकानें ली गई है। काम धंधा की वजह से चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियां नाले रुके रहते हैं, मछली काट के इसी में घेर देते, कुत्ते घूमते रहते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी मक्खियां रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और ये जो स्टेट हाईवे है विश्वामिल से सीधा बहादुरगढ़ जाता है, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हर रोज़ यहाँ पे 4-5 बंदे तो नालों में गिरने हैं ना। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है ना, तो इसका HSIDC वाले कोई ध्यान दे रहे हैं ना, नगर निगम वाले, और PWD वालों का तो हाल ही बुरा है। तो आपको बता दें कि हाईवे पर गंदे पानी का अंबार लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी से। तरफ आप गुरुग्राम को ले लीजिए और एक तरफ पूरे हरियाणा को अगर हम ले लें तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि चुनौतियां गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा है और आप गुरुग्राम में हैं, तो किस तरह की चुनौतियां गुरुग्राम में आई? गुरुग्राम बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरा हरियाणा एक तरफ और गुरुग्राम एक तरफ। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि गुरुग्राम में कोरोना का समय था जब तमाम चुनौतियों का सामना आपने किया, देखिए ऐसा वक्त सभी जगह आया क्योंकि सेकंड वेव में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। आपका अफसर में मिलिए गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से कंचन बनर्जी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ हर खबर पर। तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है और बोर्ड के 10वीं के परिणाम में 73.18% ये परिणाम रहा है। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26% रहा है, वहीं जबकि 70.50% लड़कों का परिणाम प्रतिशत रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है और 10वीं के परीक्षा परिणाम में आशिमा ने 499 अंक अर्जित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, जींद के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के सिरमौर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के बिटमडला की रीना, हिसार के मदन हेड़ी के लवकुश और हिसार के ही शिवनगर की हिमांशी और भिवानी जिले के गांव मंढाना की हिमानी ने 496 अंक अर्जित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जंप करो भाई। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के और मैम ने तो यही बताया।
आगे की क्या तैयारी? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का हमें अपना रिजल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आज है ना 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि सबका अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। तो हरियाणा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और जो लड़कियों का परीक्षा परिणाम रहा है वो 76.26% रहा है। एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। वहीं हरियाणा में ओवरलोड के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और ओवरलोड के चालान भी किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्टर फिर से ओवरलोड की लाइन पर चल निकलते हैं। ताजा मामला यमुनानगर से आया है, जहां शायद हरियाणा का सबसे बड़ा ओवरलोड का चालान काटा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र और उनकी टीम ने एक ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में नियम अनुसार 55 टन तक का लोड हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने इसमें 140 टन रेत भरा हुआ था। इस पर विभाग ने उस पर 2 लाख से ज्यादा का चालान किया। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र का कहना है कि अब ओवरलोड पर और सख्ती की जा रही है। मई महीने में जहां 600 से ज्यादा वाहन ओवरलोड के पकड़े गए, उन पर 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना किया गया। वहीं जून में अब तक 200 वाहनों का चालान करके 60 लाख जुर्माना वसूला गया। 2,05,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। कार्रवाई के लिए हमारी जो टीम है, मैंने कल भी दोबारा से इसको मैकेनिज्म तरीके से गठन किया है। टीम का 2 टीमें बनाई गई हैं और दोनों टीमें ही 24 घंटे चेकिंग पर रहेगी ताकि जान और माल की हानि न हो। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन खत्री का कहना है कि ओवरलोड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, सड़कों का नुकसान होता है, तय वजन से ज्यादा माल ले जाने पर हादसे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें और सख्ती की जानी चाहिए। वहीं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह का कहना है कि ओवरलोड के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। इस मामले को लेकर वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें पुख्ता सबूत भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं उपायुक्त का कहना है कि वो इस मामले को देखेंगे और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार के नियम है, जो लोड जिस गाड़ी का जितना पास करती है, उसी वो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहा जाता है उसको। उसी लोड पे सारी सड़कें, जो भी हमारा डिजाइन होता है वो सारा उसी लोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल इस पे चलेगा। देखिएगा, जिला यमुनानगर में ओवरलोड अपनी चरम सीमा पर है। जिले की कोई सड़क ओवरलोड की चपेट में ना आई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं रही। और अगर बात गुंथला और जठलाना क्षेत्र की करें तो यहाँ दिन रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन यमुना नदी के अंदर से रेत का खनिज लेकर के वो दिन रात चल रहे हैं। किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ओवरलोड्स को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की रैकियां करवा करके इस ओवरलोड को क्षेत्र से गुजारा जाता है। देखिए, ये मामला जो है इसका मैं अभी संज्ञान लूँगा और जहाँ तक जो डीटीओ है उनके द्वारा जो चालान की कार्रवाई है उसके बारे में और जो सड़क है उसके बारे में पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज से जो है रिपोर्ट ली जाएगी। सर, जो दोषी जी, लेकिन संबंधित विभाग जो है उनके द्वारा जो है इसमें क्या कार्रवाई बनती है और उन्होंने क्या करी है, इसके बारे में रिपोर्ट लेके जो दोषी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। हर महीने सैकड़ों वाहन के चालान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वाहन चालक फिर से वाहनों पर ओवरलोड होकर चलते हैं, जिससे न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति सड़कों का नुकसान होता है बल्कि कई तरह के हादसे भी होते हैं। अब इस पर और सख्ती की जरूरत है। यमुनानगर से हर खबर के लिए सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। वहीं पुंडरी में आज प्री मानसून की पहली बारिश ने अपना जलवा दिखा दिया। जहां लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं जगह जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुंडरी गौघाट चौक पर सिविल अस्पताल और बाजार भी का हाल भी यही रहा है। यहीं से कॉलेज में जाने वाली शहर की
छात्राएं निकलकर कॉलेज में जाती हैं और ऑफिस में जाने वाले लोगों को भी इसी गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। पानी निकासी न होने की वजह से बारिश के बाद गंदे नालों में पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहता है, जिससे दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नगर पालिका सचिव राजाराम ने बताया कि इसका परमानेंट इलाज करने के लिए इन नालों को बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने जेई के संज्ञान में यह मामला दे दिया है और समस्या का स्थायी समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। थोड़ी सी बारिश हो जाए, गिल्लियां में पानी खड़ा हो जाए, पूरा सीवरेज में कहीं एक पन्ना फंस जाए, गिल्लियां हमारे पर बहुत प्रॉब्लम आवा जी। क्यों खड़ा होता पानी यहाँ? ये पूरी सीवरेज की प्रॉब्लम है जी, सारी की सारी यहाँ। अब देखो निकासी नहीं है बिल्कुल पानी की भी यहाँ पे जी। आप प्रशासन ये दिन में हाँ कमेटी में गया, वहाँ पे लिख के भी दिया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब से कार्रवाई जारी है आपकी? ये तो बहुत पुरानी समस्या है जी, इसके कोई दिखावा नहीं करा। नगर पालिका द्वारा आज इस नाले की जो सफाई है वो करवा दी गई है। बारिश के कारण ये नाला बंद हो गया था। तो ये क्यों बंद हो जाता है? क्या सफाई नहीं होती इसमें? सफाई व्यवस्था हम रूटीन में करवाते हैं, फिर भी क्या है कि जो लोग हैं, लोग बाग अंदर जो नालों में क्या नाम है पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, जिस कारण ये चौक हो जाता है। गड्डी दे कोल आ जाओ, 5-10 मिनटां वास्ते गड्डी आई है। अखां वास्ते भाई, कन्ना वास्ते, जोड़ा दर्दां वास्ते। वहीं गुरुग्राम के साउथ सिटी के सुगम एनजीओ का स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। तो आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर सरिता हांडा एक्सपोर्ट हाउस की तरफ से बच्चों को मेडल दिए गए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने केक काटकर खुशी का इजहार भी किया। आपको बता दें कि सुगम एनजीओ पिछले कई सालों से बच्चों को फ्री एजुकेशन मुहैया करवा रहा है। इस स्कूल में बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ दोपहर का लंच, कॉपी किताब और वर्दी भी फ्री में दी जाती है। स्कूल की संचालिका मोनिका शर्मा के मुताबिक वो और उनकी टीम घरों में काम करने वाले लोगों और रिक्शा रेहड़ी वालों के बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं। इस मौके पर बाटा इंडिया के राजीव शर्मा, सुभाष, सतवीर, दीपक शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। तो जो साउथ सिटी के सुगम एनजीओ स्कूल का रिजल्ट है, बोर्ड रिजल्ट 100% रहा है। ये आज जो हमने ये सेलिब्रेशन किया है, ये बच्चों के, हमारे जो 10th ग्रेड के बच्चे हैं वो सभी 70% से अबव लेके पास हुए हैं। सभी बच्चों की परसेंटेज बहुत आई है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया और हम सब देख पा रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि बच्चों का रिजल्ट 100% आया। बाटा सुगम एनजीओ के साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। जब बाटा ने सुगम को सपोर्ट करना स्टार्ट करा था तब यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। बाटा की तरफ से बच्चों को बिल्डिंग की फैसिलिटी मिली, बच्चों को फर्नीचर मिला, बैग के लिए यूनिफॉर्म मिली, बुक्स मिली। बच्चों के लिए हम लोग मिड डे मील स्पॉन्सर करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमने दी हैं बच्चों को,
इसका बहुत बड़ा सहयोग मिला है स्कूल को और टीचर्स हमारी बहुत मेहनत करती हैं बच्चों के साथ। साथ काम करते हैं, कभी कोई गया है तो बाटा का जूता खरीदने देखा है कभी? देखा है बना पाए? और आपकी टीचर्स आपके साथ बहुत मेहनत कर रही हैं, तो हमारे जो मुंजिन सर हैं और अंकुश सर हैं वो भी आप लोगों से मिलना। और इसी बीच 10वीं बोर्ड के टॉपर अमीषा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले अमीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर और आपको हर खबर की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। कैसा लग रहा है अमीषा आपको अब? इतने मार्क्स मिलेंगे तो काफी अच्छा लगा। तो अमीषा, क्या आपने सोचा था कि जो आपने परीक्षा दी थी उसके मुताबिक आपको लग रहा था कि आपको इतने ज्यादा अंक मिलने वाले हैं? 500 में से 499 अंक आपने लाए हैं, अपने आप में कीर्तिमान है। ये तो नहीं सोचा था सर कि इतने मिलेंगे, लेकिन ये था कि हाँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जैसे मैंने एग्जाम किए। अमीषा, किस तरह की तैयारियां थी आपकी परीक्षा से पहले? क्या सोचकर प्रिपरेशन की जा रही थी? क्या सोचकर परीक्षा देने बैठी थी? कोई अलग से माइंडसेट था? कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे को टॉप करना है? कोई ऐसा विचार मन में आ रहा था? ये तो नहीं सोचा था कि टॉप कर रहे हैं, लेकिन ये सोचा था कि अच्छे मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी। अमीषा, स्कूल में किस तरह का माहौल है? क्योंकि आपने टॉप किया है तो स्कूल में जाहिर सी बात है शिक्षक भी अब प्राउड फील कर रहे होंगे, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, गर्व है आपको सभी पे, माता पिता भी जाहिर सी बात है अब गर्व कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जो खुशी है? इस खुशी को थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर काफी खुशी है कि सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स, सभी दोस्तों हैं इतने मार्क्स आए, क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट नहीं किए थे उन्होंने और फिर सभी काफी खुश। मेरे को भी काफी खुशी हो रही है कि मैं इतने ले पाई, तो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ने उनकी मेहनत की, तो काफी खुशी हो रही है। ठीक है अमीषा जी, और क्या पढ़ाई की आपकी क्या क्रिया थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कुछ ऐसी बात जो आप दूसरे छात्रों के साथ में शेयर करना चाहेंगी? मैं स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और ये था कि स्कूल में काफी अच्छे से पढ़ाते थे, तो उसी का रिविजन मैं घर पे आके करती थी। तो मैं बाकियों को यही कहना चाहूंगी कि आप कम ही पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और रोज का काम रोज करो, तो आप भी वही रिजल्ट ला पाओगे जो आप चाहते। ठीक है, और जाहिर सी बात है अब घर पे जो है आपको लोग बधाइयां देने के लिए भी पहुंच रहे होंगे, आसपास के लोग भी खुश होंगे। एक बड़ा सवाल है जो छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत मायने रखता है। जो आज का ज़माना है, जो सोशल मीडिया का युग चल रहा है, आमतौर पर लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उसको कुछ लोग पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो एंटरटेनमेंट के साधन से उसको देखते हैं। तो कैसे ये जो तालमेल है, जो आधुनिक ज़माने का तालमेल है और किताब के बीच का तालमेल, ये सामंजस्य कैसे बिठाया? क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत समय तक स्कूल में पढ़ाई भी बाधित रही। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि अभी जो टेक्निक है उसका हम पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो काफी यूजफुल हमारे लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो यही कहूँगी कि जो आपके पास, अगर आपके पास सोशल मीडिया है, ऑनलाइन आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, तो उसका पॉजिटिव यूज करो। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अगर आप यूज करते हो तो जो आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करते हो। तो अगर आप पॉजिटिव करते हो तो आप भी वो रिजल्ट ला पाओगे जो आप चाहते हो। ठीक है अमीषा, आपको हर खबर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप अमीषा को सुन रहे थे, जिन्होंने 500 में से 499 अंक लाकर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।